But second one is the thiobarbitric acid value. So this thiobarbitric acid value is basically the measuring of secondary oxidation product. Measuring of secondary oxidation product. Secondary oxidation product, generally we are measuring the how much quantity of malonaldehyde. How much quantity of aldehyde or malonaldehyde is formed. So if the value is 2 or less than 2, that means that product is suitable for consumption. If it is more than 2, that means it is not fitted for consumption. We must have to reject that product. Then another quality indices, that is the K value. K value is the freshness. K value is generally used to measure the degree of freshness. So generally अगर fresh fish है तो K value का value जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए. तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड एंजाइमेटिक चेंजेस जो था, क्या था वो सेकेंड एंजाइमेटिक चेंजेस विच अकर्स इन फिशेज आफ्टर द डेथ. न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन. हाँ, न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन तो हमारा यही है ना, सामने में जो है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन हो गया. एटीपी, एडीपी, एएमपी, आईएमपी, hypoxanthine ribose, hypoxanthine. So what we are doing in case of K value, we are dividing this hypoxanthine ribose plus hypoxanthine divided by all the nucleotide breakdown product, and then we are multiplying with 100. So whatever the value will come, if the fresh fish is there, that means there is no nucleotide breakdown. So you will not get any K value. But if the fish, अगर मछली मर गई, 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, तो definitely there will be a nucleotide degradation. So you can go for measuring how much hypoxanthine and hypoxanthine ribose is formed, and accordingly you have to divide and multiply with 100. So you will get the K value. And that K value is generally used for डिग्री ऑफ फ्रेशनेस. फ्रेशनेस को मेजर करने के लिए हम K वैल्यू यूज करते हैं. ठीक है, फैट ऑक्सीडेशन हो रहा है. हाँ, हेलो सर. बोलो ना. हेलो, बोलो ना, सुन रहे हैं. हेलो, हेलो, हेलो. हेलो सर. बोलो बोलो. सर, how long that hypoxanthine persist so that we can measure it properly? अगर एक बार फॉर्म हो गया ना, तो वो हाइपोजेंथिन के बाद में भी है प्रोडक्शन हमारा, that is finally it is going to be convert into the urea. ठीक है, फाइनली जब तक बैक्टीरियल ऑटोलाइटिक एक्शन होता है ना, it will be up to 6 hour 8 hour you can measure. बट फाइनली हाइपोजेंथिन एटीपी का जो अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट जो बनता है, दैट इज द यूरिया. बट हाइपोजेंथिन जनरली वी आर टेलिंग बिकॉज it imparts the bitterness taste. So 6 to 8 hour, 10 hour, 12 hour you can measure. But if it is beyond that, पूरी completely spoil होगी मछली, पूरा खराब से खराब स्मेल आ रहा है, that means यूरिया जो है, ये हाइपोजेंथिन जो है वो खत्म हो चुका है, वो यूरिया फॉर्म हो चुका है. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो हमारा अर्ली होता है. सेकेंड जो होता है हमारा बैक्टीरियल स्पॉइलेज होता है. सो बैक्टीरियल स्पॉइलेज से एंट्री से पहले का जो भी चेंजेस है,
फर्स्ट तो ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनेगा, वो तो तुरंत हो जाएगा, 1 से 2 घंटे में ही बनना स्टार्ट हो जाता है, 3-4 घंटा मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन होगा, 2 घंटा और मान लो, 6 घंटा, 7 घंटा। उसके बाद जो है मछलियां खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इन विच स्टोरेज वी आर स्टोरिंग द फिश। अगर सिंपली पानी, मछली को पानी से निकाला और एक बर्तन में रखा और उसी बर्तन में रख करके छोड़ दिया और कुछ हमने उसमें ट्रीटमेंट नहीं किया, तो डेफिनेटली यार वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। 10 घंटे 12 घंटे में पूरा स्मेल महकने लगेगी। मैक्सिमम 24 आवर में तो बॉडी तरह से खराब हो जाएगी। लेकिन उसी पे अगर हम आइस डाल दें या फ्रीज कर दें तो क्या होगा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या बैक्टीरियल एक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी। So in freezing technology, what we are doing, we are applying a low temperature over the fish to arrest the activity of enzyme, to arrest the activity of microbes, or to slow down the activity of microbes, or to slow down the activity of enzymes. So if we are slowing down the activity of microbes and enzyme, so it will take longer times to spoil the fish. That's why we are keeping a fish in case of ice, so we can store fish in ice for 10 to 12 days, not more than that. बट फ्रीज किए हैं तो भाई 5-5 महीना 6-6 महीना रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, तो दूसरा जो हम बोल रहे थे, के वैल्यू एक हो गया फ्रेशनेस को इंडिकेट करने के लिए, दूसरा है पेरोक्साइड वैल्यू एंड टीबीए वैल्यू। पेरोक्साइड वैल्यू, टीबीए वैल्यू जो है जनरली हम करते हैं किसके लिए, पीबी वैल्यू, टीबीए वैल्यू किसके लिए करते हैं, बोल नहीं रहा है यार, इतना पढ़ाने के बाद में भी नहीं बोल रहा है। Sir, TBA is done to measure the secondary oxidation product. Good. And PV? To measure the quantity of the peroxide and hydroperoxide. ठीक है? Yes. So like that, we are having several methods for quality assessment. Quality assessment, what generally हम बोलते हैं quality. Quality is a broad term. In a nutshell, we can say it's a degree of freshness. Degree of freshness is called as quality. So quality को assess करने के लिए we are having a several method. क्या बोल रहे हो? We are having this hypoxanthine को measure करना है तो you can measure, but generally it should come 8 micromole per gram. 8 micromole per gram. इससे नीचे है तो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना है, इससे ऊपर है तो प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना है। हिस्टामिन का जो होता है जनरली 40 से 50 घंटे के बाद में वो जब मछली मर जाती है तब फॉर्म होती है, और इस हिस्टामिन फॉर्म्ड फिश को अगर कोई आदमी खाता है तो उसको स्कम्ब्राइट पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं, स्कम्ब्राइट पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। तो इसको जो है जनरली 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम लिमिट दिया गया है, 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम हिस्टामिन में। तो 50 मिलीग्राम के अंदर है तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, 50 मिलीग्राम से ऊपर है तो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है। इसी तरह से टीएमए है, टीएमए जो फॉर्म होता है वो टीएमए का लिमिट होता है 10 to 15 मिलीग्राम टीएमए नाइट्रोजन पर 100 ग्राम, 10 to 15 मिलीग्राम टीएमए। शैल आई राइट? और भूल जाओगे, याद नहीं रहेंगे। वेट आई विल राइट। Sir, please write it down.
तो भूल जाओगे, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। फर्स्ट जो है हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन, ठीक है। हाइपोजेंथिन का लिमिट है 8 माइक्रोमोल पर ग्राम। दूसरा है हिस्टामिन, हिस्टामिन का जो लिमिट है ये है हमारा 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम ऑफ फिश, ओके। तीसरा जो है हमारा टीएमए का जो वैल्यू है दैट इज 10 to 15 मिलीग्राम टीएमए नाइट्रोजन पर 100 ग्राम, ठीक है। देन दूसरा है टीबीबी इसको बोलते हैं टोटल वोलेटाइल बेस नाइट्रोजन, टीबीबी एन भी बोलते हैं, टीबीबीएन। ये जो है चौथा हो गया। टीबीबीएन जो है, सॉरी, टीबीबीएन का जो लिमिट है ये है हमारा 35 to 40 मिलीग्राम टीबीबी नाइट्रोजन पर 100 ग्राम, ठीक है। देन फिफ्थ जो है पीवी का कितना होना चाहिए? पीवी तो पता है, हाउ मच इट शुड बी? बिलो 10, सर 10 और लेस देन 10। हाँ, बिलो 10। देन टीबीए हो गया थायोबार्बिट्रिक एसिड वैल्यू, सॉरी छठा नंबर टीबीए जो हो गया ये कितना होना चाहिए? टीबीए सर 2 और लेस देन 2, 2 और लेस देन 2, 2 or less than 2 ना, so less than 2 we can say less than 2। देन और क्या बचा? के वैल्यू, सॉरी 7th में हो गया के वैल्यू होना चाहिए कितना? ये होना चाहिए, फ्रेश फिश है अगर 0, फ्रेश फिश में हमारा 0 होगा। ये हमें भूलना नहीं है, ये मोस्ट कॉमनली कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, के वैल्यू, ठीक है। हाइपोजेंथिन, हिस्टामिन, जनरली दीज आर कॉल्ड द मेथड्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। क्वालिटी असेसमेंट का भी बहुत सारा मेथड है, एक होता है केमिकल, देन एक होता है फिजिकल, एक होता है सेंसरी में क्या है ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं जिसको, मछलियों को बाजार में जाएंगे तो वी मस्ट हैव टू जज द क्वालिटी ऑफ द फिश। हाउ वी विल जज? बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन। सो फर्स्ट व्हाट सेंस ऑर्गन वी विल यूज? फर्स्ट वी विल यूज आवर आई को देख करके मछली को पता करेंगे मछली सड़ा हुआ है या मछली सही है। तो पहला सेंस ऑर्गन हम अपना आंख यूज करेंगे। दूसरा सेंस ऑर्गन हम अपना हाथ यूज करेंगे जिसको टच बोलते हैं, और उसका फ्लैश पे जस्ट थंब इंप्रेशन डाल के देखेंगे द इलास्टिसिटी ऑफ फिश मसल्स इज देयर और नॉट। देन उसके बाद है अगर प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं तो वी कैन टेस्ट आल्सो, वी कैन स्मेल आल्सो। मछली को खुशबू दे रहा है तो ठीक, मतलब खुशबू तो नहीं, मछली तो जनरली फिशी स्मेल यू विल गेट, बट इफ इट इज फॉर्मिंग अनडिजायरेबल कंपाउंड, तो यू विल गेट दैट पिट्रेड स्मेल, है ना। देन टेक्सचर हो गया, देन टेस्ट हो गया, देन अपीयरेंस हो गया, देन एरोमा हो गया, मीन्स स्मेल हो गया। ये सब सारा सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। केमिकल में ये सारा है अभी जो दिखाया सामने में, ऑल इट ऑल कम्स इन सेंसरी, इट ऑल कम्स इन सेंसरी, इट ऑल कम्स इन, सॉरी, it all comes in sensory, not sensory, sorry, chemical, it all comes in chemical. Then microbial is also there,
Microbial, what we have to do, we have to take a count of bacteria, how much bacteria present in the fish. So we have to take a count. You must have to take a sample from the fish and then do counting of number of bacteria. So that is the microbial. ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसको बोलना नहीं है. मुझे नहीं लगता है जो कुछ कंफ्यूजन हो मतलब होने चाहिए. अगर हैं तो यू मे आस्क, नो इश्यू. बोलो सर. केमिकल और एंजाइमेटिक में सर डिफरेंस क्या है स्पॉइलेज में? कुछ डिफरेंस नहीं है. नहीं, केमिकल स्पॉइलेज बोल रहे हो? यस सर, केमिकल स्पॉइलेज. केमिकल स्पॉइलेज में है डिफरेंस. केमिकल वाला में है दैट इज रिलेटेड टू द फैट ऑक्सीडेशन. Enzymatic में there will be action of enzyme. Whatever the enzymes is inherent to the fish body, so that enzyme will act on the substrate and it will form some product. So that is enzymatic. Enzymatic spoilage जो है, that is the early loss of quality. That means as soon as the fish dies, so first spoilage occur in fish is the enzymatic spoilage. समझ में आया या नहीं आया? सर तो फैट के लिए भी तो लाइपेज जरूरी होता है ना. That's why डिग्रेडेशन के लिए it will come the third, proteolytic और lipolytic. अगर एंजाइम का कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो जनरली इट कम्स इन द एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस. बट केमिकल स्पॉइलेज में जनरली जो ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, उसी को काउंट करते हैं. लिपिड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, देयर इज ए हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट. तो जब फैटी एसिड फॉर्म हो जाएगा, जब ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, so that auto oxidation process comes under chemical spoilage, not lipid hydrolysis, because that is enzymes is involved now. So it may comes under the proteolytic or lipolytic enzymatic action. और कुछ? और कुछ सर बोलो ना. Sir, which is the most commonly used method for the quality assessment among these? TBBN, total volatile base nitrogen. Why, sir? क्योंकि if the fish is spoiled, it will form a volatile base nitrogen compound, which is ammonia, hydrogen sulfide, यूरिया. ये सब चीज हमारा volatile because it will form ना मिथाइल सल्फाहाइड्रल डाइमिथाइल सल्फाइड. It is volatile in nature. बट अगर मरीन मछली है तो हमें TMA को भी मेजर करना है, ट्राइमिथाइल अमीन को भी मेजर करना है. बट बेसिकली TBBN हम लोग करते हैं. So it will give all the volatile base nitrogen compound. Okay, sir. जो भी volatile base nitrogen फॉर्म होगा वो सारे का वो मेजर करके देगा, चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो या फिर अमोनिया हो या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड हो या मिथाइल सल्फाइड सल्फाहाइड्रल हो या इंडोल हो. ठीक है? Yes, sir. और कुछ पूछना है? एग्जाम का प्रिपरेशन करो, ठीक है? हम वो दूसरा वाला जो दिए हैं, ये इंजीनियरिंग वाला क्या है, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी. एक्चुअली क्राफ्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं. Concept means I can tell that okay, this boat is operated in that state, this boat is generally operated in that state. But उसमें जो है उसका जो डायमेंशन है, लेंथ है, क्या कौन सा प्लैंक यूज करता है, वो सब जस्ट
उसको देखने वाला चीज है, उसमें कोई ऐसा ये नहीं है। बट जो मोस्ट कॉमनली क्राफ्ट जो यूज होते हैं हमारे कोस्टल एरिया में और इनलैंड वाटर में, उसको याद रखना है। कोई कोई बोट्स जो हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर है, उड़ीसा में पॉपुलर है, आंध्र प्रदेश में पॉपुलर है, गुजरात में पॉपुलर है, महाराष्ट्र में पॉपुलर है। कुछ इनलैंड वाटर में भी हम लोग क्राफ्ट यूज करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी पॉपुलर, so that you have to remember. और कुछ पूछना है? Otherwise we may close this session. सर आपने वो पीएच का वैल्यू बताया था कि लैक्टिक एसिड बनने के हाँ, लिए 7.2 to 7.0 से 7.2 से सॉरी 7 जनरली 7 से 7.2 रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो वो 7 से 7.2 से डिक्रीज होकर के 6.2 से 6.5 के रेंज में चला जाता है। दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। और कुछ? तो बंद करें हम? कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं कितना एक शब्द निकालने में 1 दिन लगा रहे हैं। Yes. यस सर। हो गए या बंद करें? क्लोज करें? यस सर। Yes, sir. ऐसे लाउडली बोलना है ना यार। चलो ठीक है, ठीक, अच्छे से पढ़ो। ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.